सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ स्पेक्ट्रा के 24 कैरेट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर पास्टियन सीरीज। तो आपको पता है लिमन, बाल्मर, पास्टिन, ब्रैकेट और पीफंड। लिमन सीरीज में जो लोएस्ट शेल नंबर है वो 1 है, बाल्मर में 2, पास्टिन में 3, ब्रैकेट में 4 और पीफंड में 5। तो पास्टियन सीरीज में जो लोअर शेल नंबर है दैट इज बेसिकली 3। फॉर द बाल्मर सीरीज वेव नंबर ठीक है। इनमें से कौन सी बातें, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पहला, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस लाइन इन द सीरीज कन्वर्ज। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। टाइम कंज्यूमिंग है। जो बच्चे खोजने की राह पे हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत पहले जेई में आया हुआ है। देखो, रिडबर्ग फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। सो बाल्मर सीरीज के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। आपको क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करना है। आपको सारी वेवलेंथ निकालनी है, ये आप 4-5 निकाल के देख लेना। जैसे 1/λ1 1.097, 10⁻7। लोअर शेल नंबर बाल्मर में 2 है। नेक्स्ट हायर शेल नंबर ले लो, फिर आप वेवलेंथ निकाल लो। ये 1/λ है, पर आप लैम्डा निकालोगे। फिर आप सेकेंड लाइन निकालो बाल्मर की। फिर आप थर्ड लाइन निकालो बाल्मर की। अगर जेई या नीट में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एक बार ये क्वेश्चन पूरा खुद सॉल्व करो। कैलकुलेटर यूज कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट तुम्हें याद करना है हमेशा के लिए। और ये किसी भी सीरीज के लिए सच है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ बाल्मर के लिए जो बात बता रहे हैं। तो आप इसमें 4-5 लाइनें निकाल दो इसकी। मैं आपको रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है ये। पहली वेवलेंथ आ जाएगी 656, 486। थर्ड आ गई 434। नेक्स्ट वेवलेंथ आ गई 410। तो क्या तुम कुछ महसूस कर सकते हो? जैसे जैसे वेवलेंथ घट रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना दूर से आता है उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी ज्यादा एमिट होती है तो वेवलेंथ कम होती जाती है। तो आप इसमें आप गैप को महसूस करो। 656, 486, 434, इसका मतलब आप देखो वेवलेंथ एक दूसरे के नजदीक हो रही है, यही लिखा हुआ है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है, जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है, वैसे वैसे लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज। इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यूज, वेवलेंथ गेटिंग क्लोज, एक दूसरे के क्लोज आ रही है। इसे कन्वर्जेंस कहते हैं कि इकट्ठी होती जा रही है या क्लोज होती जा रही है, जिसको ऐसे महसूस कर सकते हैं। ऐसे एंगल बना के दिखाता हूं, ये देखो। अगर ये 656 है, ये 486 है। आपको होता है ना स्पेक्ट्रा में तो लाइंस आती हैं। तो ये 486 है, दिस इज 434। इसको यहां उठा लेते हैं। ये देखो, ये 656 है, ये 434 है। अगली 410 आ रही है, इसके देखो और क्लोज जा रही है। तो दिस इज 486, दिस इज 434, 410। तो आप देखो लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती जा रही है, इसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। सो दिस इज ट्रू। बाल्मर के लिए लोअर शेल नंबर 2 होता है, ये भी सही है। आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। आंसर है नो। जब मैंने सीबीएसई पढ़ाया तो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड बहुत लिबरली यूज की है, क्योंकि हम हर वक्त आपके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपकी समझने की लिमिट है। जब हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी सिखाएंगे तो आपको और बता देंगे।
अभी के लिए ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी शब्द का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर एटम के बाहर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हो, तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट फर्स्ट शेल है। अगर आप फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर लेके जाते हो तो जो एनर्जी तुमने लगाई है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में बैठा था और वहां से तुम एटम से बाहर लेके जाते हो, टेक्निकली दिस इज नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज नहीं होता। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11वां इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में बैठा है। इससे अगर आप एटम से बाहर लेके जाते हो दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आप फिफ्थ शेल पे ले गए और फिर आप एटम से बाहर ले गए, दिस इज नॉट कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लीमन सीरीज के अलावा कहीं भी आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि लीमन सीरीज ही इकलौती ऐसी सीरीज है जिसमें लोअर शेल नंबर 1 होता है। बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, पीफंड, इनके लिए कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी में लोअर शेल नंबर 2, 3, 4 या 5 होता है। तो जो समझ गया, नहीं तो कोशिश करते रहो। द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कोरोस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 2, ये सही है। आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना सिखाया था। हम बाल्मर सीरीज में खड़े हैं। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी आना है तो सेकंड से आना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन थर्ड से आएगा, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। इसी को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सेकंड में आएगा, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगी। इसको आपको याद है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहते हैं। बाकी आप चॉइसेस देख लेना, क्योंकि चॉइसेस यहाँ प्रिंट नहीं हुई हैं। गलतियां बलतियां अपने आप, मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब आंसर में कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज में आती है। काफी बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते, मतलब ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, जैसे आप, ये जनरल सवाल है। आप देखो ये आपका रिडबर्ग फॉर्मूला है। आप ये विचार करो कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आता है। अगर वो लाइमन सीरीज के हिसाब से चलेगा तो फर्स्ट शेल पे आएगा। अगर वो बाल्मर सीरीज को फॉलो कर रहा है तो वो सेकंड शेल पे आएगा। अगर वो पास्टियन सीरीज को फॉलो कर रहा है तो वो थर्ड शेल पे आएगा। अगर वो ब्रैकेट सीरीज को फॉलो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में आएगा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तभी आती है जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आए। तो सवाल है कि वेवलेंथ सबसे कम कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन बाल्मर सीरीज को फॉलो करेगा, लाइमन को, पास्टियन को या ब्रैकेट को। तो ऑब्वियसली बात है लाइमन में आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, और इसका मतलब वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ देखने को तब मिलेगी जब लीमन सीरीज हो और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर से आ रहा हो। अगर ब्रैकेट सीरीज है तो आप देख रहे हो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे हाई है, मतलब यहाँ पे लो नहीं है, मतलब यहाँ पे हाई एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। इसका मतलब जो वेवलेंथ यहाँ पे आएगी वो हायर वेवलेंथ आएगी। तो क्वेश्चन में कहा गया है सबसे कम वेवलेंथ कब देखने को मिलेगी, तो जवाब है लिमन सीरीज में वेवलेंथ कम देखने को मिलती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्पेशली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा शेल क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता है। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होता है तो वेवलेंथ कम एमिट होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या करना है, लेकिन कुछ भी नहीं है। विजिबल रीजन का ग्राफ पूछा है, विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रा पूछा है। तो विजिबल रीजन में आपको पता है 7 वेवलेंथ होती हैं विबग्योर। इसका मतलब अगर लाइंस विजिबल रीजन में आती हैं तो 7 लाइंस आनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपको लाइनें गिननी थी। किस केस में 7 लाइनें आ रही हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो दिस रिप्रेजेंट विबग्योर। बाकी सब में लाइनें काउंट कर लेना, 7 से ज्यादा आ रही होंगी या 7 से कम आ रही होंगी। तो आप देख रहे हो सोच कहीं और है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कब देखने को मिलेगी? बाल्मर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। थर्ड से सेकंड, फर्स्ट लाइन। फोर्थ से सेकंड, सेकंड लाइन। फिफ्थ से सेकंड इज योर थर्ड लाइन। आपसे यही पूछा हुआ था, थर्ड लाइन बाल्मर सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड पे आएगा। नेक्स्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होती है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? तो जवाब है जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये क्वेश्चन से ही बाहर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एटॉमिक नंबर तो हो गया तेल लेने, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो काय बात की ट्रांजिशन? सो द आंसर इज ए, लिथियम, क्योंकि लिथियम में एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम आती है, क्योंकि रिडबर्ग फॉर्मूले के हिसाब से एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसमें भी स्केयर का वेरिएशन है, इतना वैसे हम पढ़ाते नहीं है। जब क्वेश्चन जनरल चल रहा होता है तो स्केयर वेयर नहीं लगाते। नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये बात सच है। किसी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब की स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहलाती है, और ये हम लाइन स्पेक्ट्रा से पता लगाते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा एटम ऑफ द गैस शोज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इज रॉन्ग। नो, नो। हमेशा याद रखो, जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में आप चाहो तो नोट्स पढ़ो, वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। जब हमें ग्राफ बना आता है तो ऐसे लाइंस आती हैं, लाइंस के बीच में गैप होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आपका जो आपका एटम का स्पेक्ट्रा होता है वो बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूअस है। जो आपका विबग्योर होता है, जो सन का स्पेक्ट्रा होता है, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, क्योंकि विबग्योर एक दूसरे में मर्ज होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज लाइक ए फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। ये बात सच है, इसको समझने की कोशिश करो। एमिशन स्पेक्ट्रा में एमिशन स्पेक्ट्रा में अगर दो लाइंस एब्जॉर्ब एमिट होती हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में अगर ये एमिशन स्पेक्ट्रा है तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसमें क्या होता है, दो काली बैंड आते हैं ऐसे। आपको याद होगा, इसे मिसिंग लाइन कहते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में जहां पे दो लाइंस ग्राफ में आती हैं, वहीं पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बाकी लाइनें आती हैं, लेकिन जो लाइनें एब्जॉर्ब हुई होती हैं वहां पे काले काले बैंड आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक प्रकार से फोटोग्राफिक नेगेटिव है, मतलब इसका उल्टा है ये। कभी आप फोटोग्राफिक फिल्म, तो फोटोग्राफिक फिल्म नहीं आती, हम मोबाइल से ही फोटो में खींच लेते हैं। तो नेगेटिव किसे कहते थे? जिसमें उसकी इमेज होती थी, या एक कालापन सा, या अलग से एक शेडो होती थी। तो आप देखोगे जहां जहां लाइनें आनी थी वहां पे एक्चुअली शेडो आ रही है, इसलिए इसको नेगेटिव या फोटोग्राफिक, इमेजिनेशन में सोचें तो एक दूसरे के ये नेगेटिव है। ये ज्ञान वाले क्वेश्चन है, ये सोच के नहीं बनाए गए हैं कि आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो। ये लेवल अप करने के लिए, आपको तगड़ा करने के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। डिस्कशन करते रहो, एक दिन सीख जाओगे। हीलियम एलिमेंट डिस्कवर हुआ था सन के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, ये बात सच है, हमने आपको ये क्वेश्चन पैकेज में भी करा रखा है। वेवलेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इज 400 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द वेवलेंथ फॉर द हीलियम आयन फॉर द सेम ट्रांजिशन? तो दो लाइनों को अलग अलग डील करो। पहली लाइन हाइड्रोजन एटम को लेकर है। सो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो N2 से N1 छलांग मार रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम। इस केस में जो वेवलेंथ एमिट हुई है वो आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर। रडबर्ग फॉर्मूला लगाता हूं, जेड की वैल्यू 1 है, N1 N2 को ऐसे ही छोड़ देता हूं। नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको हीलियम के बारे में दे रखी है। हीलियम में भी इलेक्ट्रॉन N2 से N1 ही छलांग मार रहा है।
इसमें जो वेवलेंथ एमिट हुई है वो हमें निकालनी है। आर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का। शेल नंबर सेम है। इन दोनों को म्यूचुअली डिवाइड कर दो, थोड़ा मैथ्स लगा लेना गरीबों। सो 1/λH, 1/λ हीलियम आयन, आर से आर कट जाएगा। सो 1/4, ये N1 N1 ये भी आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके, लैम्डा हीलियम आयन बाय लैम्डा हाइड्रोजन इज 1/4। सो लैम्डा हीलियम आयन इज λH/4। सो लैम्डा एच आपकी 400 थी, तो ये 100 हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद कर पाए तो कॉमनेस बढ़ता है। स्पेक्ट्रा ऑफ लिथियम आयन विल बी सिमिलर टू, लिथियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन है। स्पेक्ट्रा इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन लोगों का स्पेक्ट्रा सेम होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाइड्रोजन में एक है, बेरिलियम में 4 है, नियॉन में 10 है, हीलियम में 2 है। इसका मतलब लिथियम आयन का स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन जैसा होगा। वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज गिवन टू यू, बीटा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज निकालनी है। तो पहले हम अल्फा लाइन के बारे में बात करते हैं। अल्फा लाइन क्या होती है? इज योर फर्स्ट लाइन। बाल्मर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आ रहा है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? थर्ड से आ रहा है। इसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है। और इसके लिए रेडबर्ग फॉर्मूला लगा रहा हूं। सेकंड सवाल क्या है? सेकंड लाइन में बीटा लाइन के बारे में बात हो रही है। बीटा लाइन क्या होती है? इज द सेकंड लाइन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड से नहीं बल्कि फोर्थ से सेकंड आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको पार्शली सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 5R/36। इसको पार्शली सॉल्व कर लेते हैं। 12/64R। इन दोनों को डिवाइड कर लो। छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलतियां अपने आप देखनी है, मुझे पिन पॉइंट नहीं करना। आपको पता है मेरे को कुछ चीजों से इरिटेशन है जेएसआर में। हम आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, आप कैलकुलेशन से बाहर नहीं आते। कैलकुलेशन में हो रही कोई भी गलती अपने आप देखनी है, मुझे पिंग नहीं करना उसके लिए। मेरा आंसर वो आ रहा है, तेरा आंसर वो आ रहा है। आप ये सीखने नहीं आए हो इंस्टीट्यूट, अपने आप को थोड़ा जितना जल्दी हो सकते हो बड़ा कर लो। आप देख रहे हो पढ़ाई कुछ और है, आप कहीं और देख रहे हो। आपका ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई कहीं और जा रही है। पढ़ाई का इससे मतलब ही नहीं है कि कैलकुलेशन में क्या आंसर आता है।
मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड गलत कर दिया, कुछ कर दिया, इससे पढ़ाई अफेक्टेड नहीं होती। अल्फा लाइन सीखने के लिए आए हो, बीटा लाइन सीखने के लिए आए हो, उस पर ध्यान लगाओ। इसका आंसर आ जाएगा 4818। क्लोजेस्ट आंसर डी से मैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन? तो आपको पता है आंसर है बाल्मर। सब रिवाइज करते हैं। लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, पास्चिन, ब्रैकेट और पीफंड, सारे आई आर। स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम आयन इज सिमिलर टू हाइड्रोजन एटम। ये बात सही है क्योंकि हीलियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिखा हुआ है हीलियम आयन आल्सो हैज वन इलेक्ट्रॉन। यस, यही तो रीजन है। इसमें सेशन रीजन तो खैर नहीं है, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं, ये सेशन रीजनिंग नहीं होते, इनमें दो स्टेटमेंट दी जाती है और कहा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत है, ऑल दैट। आपके लिए ट्रू फॉल्स जैसा खेल है ये। emitted radiation will fall in the visible range when electron jump from n की value 2, jump from energy level n की value 2 in lithium ion। फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू एन की वैल्यू 2, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से छलांग मारे, लेकिन अगर वो सेकंड शेल पे आता है तो उसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। और बाल्मर सीरीज की सभी लाइनें विजिबल रीजन में आती हैं। तो ये सही कह रहा है। बाल्मर सीरीज बिलोंग टू द विजिबल रेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ सेशन रीजनिंग। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस? आरएच की वैल्यू दे रखी है। आप सिंपल चल रहे हो। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको ये आर दे रखा है ना, इसको अब आप छेड़ोगे नहीं। आप इसको जेई में ये सेम लेके चलना होता है। हाइड्रोजन एटम है, जेई में मैथमेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट गेम है। जब तक आप जेई की क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपसे बहुत हायर लेवल ऑफ मैथ्स एक्सपेक्ट करते हैं। जेएसआर में तो आप लड़ाइयाँ लड़ते रहते हो कि हमें मैथ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको जेएसआर के एनसीईआरटी क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है तो जेई में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बिकॉज वो लोग तो बख्शते ही नहीं है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आंसर चेक कराते हैं। तो दैट इज ए स्ट्रगल। ये सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है, अब इसका ध्यान रखना। ये आपका आंसर सेंटीमीटर के हिसाब से रहेगा। कैलकुलेशन अपने आप देख लेना, गलती हो सकती है। When excited electron of hydrogen atom jump from fifth shell to the ground state, maximum number of emission lines। तो आपको पता है कितनी लाइंस एमिट होगी? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, उसका फॉर्मूला आपको ये सिखा रखा है। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से आ रहा है, फर्स्ट शेल पे आ रहा है। दीज आर द नंबर ऑफ लाइंस जो एमिट होंगी। 10 आंसर है इसका। सो इतने क्वेश्चनों को आप रिव्यू करो, कोई डाउट आएगा तो आप पूछो।